हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान का जो बेसिक चैप्टर है यानी कि गणितीय उपकरण एवं सदिश मैथमेटिकल जो मतलब जैसे फिजिक्स है वो डिपेंड किस पे करती है? मैथ पर। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथ। यानी कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि मैथ को एक्सपेक्ट मतलब मैथ के बिना फिजिक्स को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है किसका? गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि जो गुरुत्वीय बल का है ना। F क्या है यहाँ पर? गुरुत्वीय बल। और G गुरुत्वीय नियतांक, m1 m2 द्रव्यमान है और आर स्क्वायर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन ये आया कैसे? ये आया है फिजिक्स से। सॉरी, फिजिक्स में कैसे आया? मैथ से आया। तो मैथ के बिना फिजिक्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आज हम जो फिजिक्स में बेसिक चीज़ें मैथ की होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कैलकुलेशन होगी, मतलब जो कैलकुलस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और जो कुछ बीजगणितीय फार्मूला या फिर वर्ग समीकरण होता है, और जो त्रिकोणमितीय फार्मूले होते हैं, उन सभी का आज हम डिस्कशन करेंगे। जितना हो सके उतना करेंगे, और उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, गणितीय उपकरण। गणितीय उपकरण यानी कि उपकरण क्या होता है? उपकरण बेसिकली हमारी जो चीजें होती हैं ना, ये हमारे जीवन को आसान करने के लिए होता है। वैसे ही गणितीय उपकरण फिजिक्स को आसान करने के लिए है कि फिजिक्स में जो कैलकुलेशन होगी, जो बेसिक बेसिक चीजें लगेंगी, वो इस चैप्टर में पहले ही हमें सिखा दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रस्तावना को हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारा एक सबसे पहला टॉपिक आता है बीजगणित। देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बीजगणित को पढ़ना। किसको? बीजगणित। बीजगणित में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमें पूरा मैथ में अंदर नहीं जाना। सिर्फ जो चीज है बीजगणित की फिजिक्स में यूज हो सकती हैं, सिर्फ उसको हम देखेंगे। देखो, बीजगणित जो कि सबसे पहले इसमें टॉपिक है वर्ग समीकरण। फर्स्ट कौन क्या है? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण। देखिए, वर्ग समीकरण होता क्या है? वर्ग समीकरण, अगर इसका मानक वर्ग समीकरण देखना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्या है? मानक वर्ग समीकरण है। मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक मानक वर्ग समीकरण है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और जो सी है वो है नियत पद। इसको सी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म, यानी कि नियत पद। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, और एक्स का गुणांक है बी। द्वितीय घात का समीकरण वर्ग समीकरण कहलाता है। देखो, आपसे पूछा जाए वर्ग समीकरण होता क्या? वर्ग मतलब द्वितीय घात का समीकरण। वर्ग बोले तो द्वितीय घात का समीकरण। वर्ग मतलब द्वितीय घात का समीकरण। और इसका मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, नियत पद सी है। ये एक प्रकार का मानक द्विघात समीकरण है। एक्स क्या है? एक्स एक चर राशि है। देखो, आपने पढ़ा होगा बीजगणित में, जो 1 2 3 4 5 जो भी संख्या होती है उसे चर कहते हैं, नहीं जो उसे अचर कहते हैं। और चर होता है एक्स हो गया, ऐसे जो होते हैं ना, एक्स वाई मानते हैं, जेड, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी चर होते हैं।
चर और अचर में डिफरेंस क्लियर। चर क्या होते हैं, जो ए एक्स वाई जो इन सबको मानते हैं वो क्या होता है चर, और जो संख्या होती हैं वो होते हैं अचर। ठीक है, इसका देखो समीकरण के मूल इस वर्ग समीकरण के मूल कैसे निकालोगे। देखो मूल निकालने के लिए, मूल मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, मूल इसके मूल क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, ये एक नहीं बल्कि दो मूल निकल के आए, क्योंकि हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो इससे दो हमें किसके दो ही, देखो यदि त्रिघात समीकरण हुआ तो उसके तीन मूल निकलेंगे, रैखिक समीकरण का एक मूल निकलता है और वर्ग समीकरण का दो मूल निकलता है। और मूल निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मूल निकालने का क्या है, तरीका है, यानी कि कह सकते हैं फॉर्मूला है। देखो यदि देखो आप अब देखो यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिखो, समझो एक नोट पॉइंट। यदि हमने मान लिया एक बार हमने यहाँ पर माइनस रखा और एक बार प्लस रखा, तो इससे हमें अल्फा और बीटा दो मूल प्राप्त हुए। क्या अल्फा बीटा ये दो हमने मूल प्राप्त हुए, हमें क्या हुए, मूल है। अल्फा बीटा क्या है, मतलब हमने एक बार अल्फा मान लिया जब हमने प्लस लिया और एक बार हमने बीटा मान लिया जब हमने माइनस लिया, तो हमें अल्फा और बीटा दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपसे मूलों का योग पूछे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी नहीं भाई, मतलब ये तो सही है बट यहाँ पर माइनस का साइन भी होता है। एक मिनट, एक सेकंड, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये होता है मूलों का योग। और अगर हम मूलों के गुणनफल का बात करें तो सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि गुणनफल और योगफल दोनों में ही अपॉन में क्या आएगा, ए। तो आप बेसिक चीजें समझ रहे होंगे कि देखो वर्ग समीकरण क्या होता है, द्विघात का समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं, द्विघात के समीकरण क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं, है ना। और इसका मानक अगर समीकरण देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू शून्य होता है। अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो ए है, एक्स का गुणांक देखें तो बी है, सी एक नियत पद है। और यदि हम देखें कि जो एक्स कहने का तात्पर्य एक्स की दो वैल्यू आएंगी, यानी कि एक्स के मतलब यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण के दो मूल होंगे। मूल निकालने का तरीका x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मूल। और हमने मान लिया अल्फा बीटा, हमने एक बार प्लस रख के एक मूल निकाला अल्फा, एक बार माइनस करके मूल निकाला बीटा, तो हमें अल्फा बीटा दो मूल प्राप्त हुए। मूलों का योग होता है माइनस, योग में नेगेटिव आता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद देखो एक हमने ये पूरा देख लिया, इसके बाद एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक द्विघात समीकरण लेंगे। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण आपको याद है, ये है जैसे लाइक 10x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास द्विघात समीकरण देख लो, इसी शकल का है। a की जगह क्या आ गया 10, b की जगह माइनस का 27 और c एक नियत पद है, उसका वैल्यू कितना है 5। तो पहले तो आप यही लिख लो, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू माइनस का 27, c की वैल्यू 5, इतना क्लियर है ना। हाँ, इसको हम देखते हैं, इसके हमें मूल निकालने हैं। तो पहला मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस का है ये तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 27 प्लस अंडर रूट। अगर आप बी 27 का स्क्वायर नहीं जानते तो इधर देखिए, ऐसे करके ऐसे आप करके सबसे पहले इसको देखें, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 दूना 14, दूना 28, यानी कि 9, 8 4 12 2, 1 4 3 7, 729 होता है। कितना 729 इसका स्क्वायर
हो जाएगा। यदि आपको ये वाला अगर मेथड समझ नहीं आया तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत वैसे ये वाला तरीका बेस्ट है और आंसर भी एकदम राइट है, क्योंकि मैंने अभी देखा कैलकुलेट करके, ये तरीका एकदम सही है ना। ये तरीका एकदम सही है। 729 ही आएगा। तो इसका स्क्वायर कितना 729 माइनस का 4, ए की वैल्यू कितना आया 10 और सी की वैल्यू 5 और माइनस का कितना 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 10, तो ये 20, ये देखा जाए 27 प्लस रूट के अंदर 729, ये हो गया 5 को 20 और 200, 729 माइनस 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 20, 27 प्लस 729 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 529। यदि आप मोटा मोटा अगर समझ पा रहे हैं तो यदि आपने 23 का स्क्वायर देखिए ऐसा होता है, 3 दूना 6 दूना 12, तो 9 2 5 आ गया 529। 529 किसका स्क्वायर है 23 का। तो 23 और 27 कितना हो जाएगा 50, 50 बटा 20 यानी कि 50 बटा 20 यानी कि कितना आ गया 5 बटा 2। ये हमने मान लिया पहला मूल अल्फा निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस रख लूं, पहले हमने प्लस रखा अब माइनस, तो यहाँ पर अगर मैं 27 माइनस का 23 कर लूं और डिवाइड में 20 कर दूं तो आप देख रहे हो 4 3 7 मतलब 4 निकल कर आएगा बटे 20, तो 1/5, 1/5 बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई 1/5। तो अब हमें क्या निकालना है, ये दिख रहा है आई थिंक, इधर देखिए बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई 1/5। तो अगर हम यहाँ से देखें अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। यदि आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछता तो आपको क्या करना था माइनस का b/a, यहाँ से आपको b की वैल्यू पता है, तो 27 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो हमने माइनस से सीधा हटा दिया, a की वैल्यू 10, इतना ही आएगा। और आप ऐसे करके देख लो अगर विश्वास में हो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा के लिए 5/2 है, बीटा की वैल्यू 1/5, यानी कि 1/5 नहीं, पहले अल्फा लिखो कितना है अल्फा 5/2 फिर 1/5। आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 निकल के आएगा, कितना आएगा 10 और 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा और 25 आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर 25 2 27/10। देखिए यहाँ से भी 27/10 ही आया है, 27/10 यहाँ से भी निकल के आया है, यानी कि हमारा ये भी सही है और यहाँ से भी निकला, बोथ आर राइट, है ना। तो इस प्रकार से हम एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं। द्विघात यानी द्विघात समीकरण या कह सकते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण अर्थात दो घात वाला समीकरण, दो घात का समीकरण। ये मानक समीकरण, सी नियत पद, मूल इस प्रकार निकालते हैं, मूलों का योग -b/a, मूलों का अल्फा प्लस बीटा गुणनफल देखें तो c/a होता है। यदि मूलों का गुणनफल देखा जाए यानी कि अल्फा इंटू बीटा देखा जाए तो यहाँ से c/a, यानी कि c की वैल्यू कितनी है 5, 5/10 यानी कि 1/2 आ जाएगा। आप यहाँ से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू अपनी 5/2 इंटू 1/5, तो 5 से 5 1/2 यहाँ से भी निकल के आया है। तो दोनों ही चीजें सही है। तो इस प्रकार का अपना एक वर्ग समीकरण पहला टॉपिक क्लियर है, वर्ग समीकरण। इसके बाद दूसरा टॉपिक है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय बस हमें फिजिक्स लेवल पर जानना है, मैथ लेवल पर नहीं जानना है, क्योंकि मैथ लेवल पर मैथ के जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में क्या होता है, यदि n कोई धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या है
तथा x कोई वास्तविक संख्या है, तब द्विपद प्रमेय के अनुसार 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी कि यहां पर वो बोल रहा है कि n क्या है, एक धनात्मक, ऋणात्मक या फिर भिन्नात्मक मान है। क्या? n। और x क्या है, x एक, ये बोल रहा है कि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? परमेय और अपरमेय का योग क्या होता है? वास्तविक संख्या। n क्या है? एक ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक। मान है। तो द्विपद प्रमेय, यहां पर टॉपिक का नाम क्या है? द्विपद प्रमेय। है ना? 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका प्रसार कैसे होगा? सबसे पहले एन एक्स एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको इस चीज का मतलब आना चाहिए, ये क्या होता है? जैसे 2 के आगे ऐसा लग गया, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना? क्योंकि इस चीज में इसका यूज आएगा, है ना? इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सबसे पहले 1 प्लस, सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, या 1 प्लस एक्स एन, या फिर 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, फिर एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। क्या? एन एन माइनस 1, एन एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर एन एन माइनस 1, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये अपना पहला क्या? 1 प्लस एन एक्स, फिर प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एन एन माइनस ही चलते जाएगा एक्स की पावर एन तक। ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन का, एक सेकेंड, प्रसार। एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इसका प्रसार इस प्रकार होगा। कैसे होगा प्रसार? 1 प्लस एक्स की पावर n का, जहां पर n क्या है? एक धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्या। x क्या है? x एक वास्तविक संख्या है। तो यहां पर इसका प्रसार द्विपद प्रमेय के अनुसार 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ऐसे ही आगे प्रसार होता चला जाएगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस प्रकार से हम प्रसार करते हैं। कहां तक? एक्स की पावर एन तक, है ना? एक्स की पावर एन तक। इस प्रकार ये होता है अपना द्विपद प्रमेय। और देखो यहां पर फैक्टोरियल का मतलब समझो। जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा है, 2 फैक्टोरियल का क्या अर्थ है? इसको फैक्टोरियल कहते हैं। इसका अर्थ ये है 2 गुणा 1, 2। 3 फैक्टोरियल लिखा रहता है, इसका अर्थ होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिस संख्या शुरू हुआ है उसका गुणा करते जाओ जब तक 1 तक। मतलब जैसे 4 फैक्टोरियल पूछे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल पूछे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल 4 पूछा जाए तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 दूना 24। इस प्रकार से 5 फैक्टोरियल पूछा जाए तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना? इसका कितना? 24 पंचे 120। इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 निकल के आ जाए। ये होता है फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो 2 फैक्टोरियल लिखा है, 3 फैक्टोरियल लिखा है, कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 1 करके, इसका 3 इंटू 2 इंटू 1 करके, आगे 4 फैक्टोरियल आएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से फैक्टोरियल निकाला जाता है। इसके बाद देखो, एक सेकंड समझो। नोट, एक यहाँ पर 10 रुपए का नोट यानी कि एक नोट है, कुछ पॉइंट
एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक सेकेंड, हाँ, एक विशेष परिस्थिति के लिए जो प्रसार होगा वो देखो कैसा होगा। आइए देखते हैं। एक विशेष आपको नोट पॉइंट में कुछ चीजें आपको समझिए। नोट पॉइंट में देखो, यदि जो x यहाँ पर जो था, जो कि एक वास्तविक संख्या है, उसका मान 1 से बहुत कम हो तो क्या होगा? ये आपको क्लियर है? अब एक देखो फैक्टोरियल क्लियर है। अब देखो एक विशेष परिस्थिति, अगर हम द्विपद पर में देखें तो उससे भी ज्यादा अगर चीज इंपॉर्टेंट देखें, यदि नोट पॉइंट में, यदि जो x का परिमाण यानी मॉड ऑफ x जो है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि मॉड ऑफ x इज मच मच लेस देन 1, देन यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार जो होगा वो 1 प्लस nx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस nx। और दूसरा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ऑफ n होगा, वो 1 माइनस nx हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए तीसरा प्रसार 1 प्लस एक्स की पावर, या नहीं, 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस nx हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ n 1 प्लस nx हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, यानी कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा छोटी या कम आती हैं, जिस कारण को निग्लेक्ट करके सिर्फ इस चीज को 1 प्लस nx को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार करने के लिए। ये सारी चीजें ये अपना था द्विपद प्रमेय। जैसे एक एग्जांपल दिया गया 1001 की पावर 1001 का हमें निकालो, इसकी पावर 1 मतलब 1/3 निकाल के दिखाओ। इसका क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन है कि ये वाला इसका मान दशमलव के 6 स्थानों तक ज्ञात करो। है ना? इस चीज से अभी इस क्वेश्चन को समझते, एक मिनट पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले फर्स्ट टू ऑफ ऑल इनको एक बार रिवाइज करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन एन माइनस 1, पहले एन एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और अगर आगे देखें प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे कहां तक? एक्स की पावर n तक। हाँ, और जहां पर x एक वास्तविक संख्या, n धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि x का परिमाण मच मच लेस देन 1, देन ये वाले परिमाण होंगे। इसके बाद देखिए पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि आप गुरुत्वाकर्षण में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान। देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान दे रखा है। त्वरण का मान जो है वो कुछ इस प्रकार, g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस नहीं r प्लस एच द होल स्क्वायर। ये अपना एक क्वेश्चन है से दिया जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान g डैश इज इक्वल टू से दिया इस प्रकार दिया जाता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट
कंडीशन लगा दी, जो h है वो मच मच लेस देन r है, जब तब ऑप्शन ए दे रखा है कि g डैश इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दे रखा है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस एच वाई आर, या फिर बी ऑप्शन दे रखा है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2 एच वाई आर, या फिर आपको सी ऑप्शन दे रखा है g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस एच वाई आर, डी ऑप्शन g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस 2 एच वाई आर। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वो है, एक सेकंड, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान g डैश से दिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण g, यहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश इज इक्वल टू इस प्रकार दिया जाता है, और एक कंडीशन है कि h मच मच लेस देन r है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार नहीं है, यहाँ पर ये x की जगह नहीं है और ये n की जगह है ना। उसने क्या बोला, और ये किसकी जगह है, 1 की जगह है। तो ये ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है कि x का जो परिमाण है वो मच मच लेस देन 1, या पर x की जगह हम h लिखें और 1 की जगह मैं r लिखूं, तो यही तो कंडीशन दी गई है। और इसी कंडीशन को कैसे लिखते हैं, अगर इसकी r की जगह मैं 1 मान लूँ और इसकी जगह मैं x रख दूँ, समझने के लिए, ऐसा है नहीं रियल में, और इसको अगर मैं n रख लूँ 2 की जगह, तो इसका क्या आता है 1 प्लस एन एक्स। तो अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस एन एक्स की तरह सॉल्व कर लूंगा, यानी कि इसका r प्लस एच द होल स्क्वायर को मैं किस प्रकार लिख दूं, r प्लस 2h लिख सकता हूं, क्योंकि आप इस चीज को समझ गए होंगे किस प्रकार लिख सकते हैं। तो r प्लस 2h लिख सकते हैं, इसे इजीली आप समझ सकते हैं इसको बन किस प्रकार, r प्लस 2h लिखा। तो अगर मैं इसकी जगह g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर r प्लस 2h ये लिख गया, है ना। अभी तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। अगर मैं g इसमें से हटा लूं, सिर्फ r स्क्वायर प्लस r प्लस 2h इस प्रकार कर लूं, g डैश, अभी भी एक भी ऑप्शन आई थिंक मैच नहीं हो रहा है ना। g डैश इज इक्वल टू g, अगर मैं ऐसा करूं, अब देखिए थोड़ा सा खेला करते हैं, इस h इसमें से एक r को यहां से एक नीचे से देखो, यहां से ध्यान से देखना, r मतलब ध्यान से g डैश इज इक्वल टू g, अगर मैं यहां से r स्क्वायर ऊपर लेकर रख दूं और यहां से अगर r लेने की कोशिश करूं कॉमन, तो 1 प्लस, देखो यहाँ पर r नहीं है और हमें r रखना है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ऊपर r का मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भाग दे दो, क्योंकि r से r कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2h। लेकिन हमें इसको अपनी ऑप्शन की तरह बनाना है, तो ये करना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार किया, तो एक r कॉमन आ गया, एक ये वाला r ऊपर वाला कॉमन आ गया, नीचे वाला डिवाइड में 2h बाई r बचा रहा। समझ रहे हैं अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, हाँ। तो एक r से एक r कट गया, ठीक है। तो इधर देखिए g डैश इज इक्वल टू g, अब ऊपर क्या बचा r 1 प्लस 2h बाई r, इस प्रकार का बन गया ना। और एक चीज समझिए ध्यान से आप, यहां पर इस टाइप का अभी तो आई थिंक कोई भी ऑप्शन अभी भी मैच नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है अपना। पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, हाँ यहाँ पर आ रही था, बिल्कुल सही है, 1 प्लस 2h बाई r। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करता इस पूरी चीज को, है ना, अगर ये प्रोसेस की जगह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता तो ये क्या हो जाता, g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर r प्लस h की पावर माइनस का 2। इसको अगर x मान लो तो x स्क्वायर है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा x माइनस का,
तो अगर मैं अब इसे सॉल्व करूं तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का n, इट मीन्स 1 प्लस माइनस एक्स, है ना। ये अपना इससे ऑप्शन नहीं बनेगा। एक छोटी सी चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर मान लूं, इसको नीचे को पूरे क्या मानूंगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अगर ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाऊं तो एक्स का माइनस का 2 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, अगर 1/x स्क्वायर निकालूं तो, है ना, तो x का -2 इसको मैं ऊपर ले गया, तो g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच की पावर -2। है ना, इस प्रकार। जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर और अपना यहां पर क्या था एच प्लस आर द होल स्क्वायर, एच प्लस आर प्लस एच द होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इस प्रकार का क्वेश्चन था। अगर मैं देखूं इसका, देखो तो जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको मैं अगर साथ में लिखूं तो आर आर प्लस एच, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इससे r को कॉमन ले लूं नीचे से, g डैश इज इक्वल टू जी, g डैश इज इक्वल टू जी, r ऊपर से मतलब r तो ऊपर ही रहेगा, नीचे से अगर r कॉमन लूं तो 1 प्लस एच बाई आर, और ये r इस r को खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर बना रहेगा, तो g डैश इज इक्वल टू जी, हाँ ठीक है, g डैश इज इक्वल टू जी 1/1 प्लस एच बाई आर होता है द होल स्क्वायर। इस प्रकार से बचा। अगर मैं इस पूरी चीज को ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, ऊपर ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, -2 आ जाएगा। अब अगर मैं वही वाला 1 प्लस एक्स की पावर n वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो देखो यहां पर चूंकि h बहुत बड़ी है, h बहुत ज्यादा नहीं, h बहुत छोटी है और r बहुत बड़ी है, तो जब नीचे वाली संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ऊपर वाली बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो डिवाइड करने के बाद बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू आएगा। तो यहां से एक चीज निकलेगी कि 1 इज मच मच ग्रेटर देन h बाई आर, तो यहां पर h बाई आर की जगह किसकी जगह, x की जगह, यानी कि जो x है, हाँ h बाई आर किसकी जगह है, x की जगह, तो x जो है मच मच लेस देन 1 है ना। तो अब मैं इससे जगह वही वाला कॉन्सेप्ट g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस इसको आगे ले जाऊंगा 2h बाई आर, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। इस प्रकार से अब राइट मतलब कॉन्सेप्ट ये है एकदम सही। सबसे पहले कि जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अगर मैं इसे पूरा लिखने की कोशिश करूं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, आर कॉमन लू, आर डिवाइड करूं 1 प्लस, इस प्रकार बनेगा 1 प्लस एच बाई आर, इसे एक्स मानूं तो अगर 1/x निकालना होता है तो x की पावर -1 करते हैं, तो 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितनी घात आ जाएगी, -2, तो इसी को मैंने यूज करके ऊपर ले गया, तो ये माइनस का आया। और अगर ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली बहुत ज्यादा बड़ी है, r बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो ये वैल्यू है ना बहुत ज्यादा छोटी आएगी, तो ये 1 से बहुत कम आएगी, तो ये वाला 1 प्लस एक्स की पावर n एक जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक मतलब विशेष चीज थी, उसका कॉन्सेप्ट लग के ये क्वेश्चन इस प्रकार 1 माइनस 2h बाई आर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था।
जो कि द्विपद प्रमेय पर बेस्ड था। इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी, तीसरा पॉइंट समांतर श्रेणी है ना, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी और अपना जो गुणात्मक श्रेणी एपीजीपी, ये दोनों ही पढ़नी है। समांतर श्रेणी यह उन संख्याओं की श्रेणी होती है जो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है तथा दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर नियत होता है। देखो समझो, यहाँ पर जो क्या कहते हैं समांतर, तीसरा है ना ये समांतर श्रेणी में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पहली चीज तो संख्याओं का बढ़ता क्रम होना चाहिए। क्या? संख्याओं का बढ़ता क्रम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब संख्याएं बढ़ें तो उनके बीच जो बढ़ोतरी है ना, बढ़ोतरी वो कांस्टेंट बोले तो नियत होगी। वो क्या होगी? नियत होगी। यानी कि यदि एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि 1 और 3 के बीच में अंतर कितना है, मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई? 2 की। इन दोनों के बीच में देखो कितनी बढ़ोतरी? 2 की। इन दोनों के बीच में देखो कितनी बढ़ोतरी? 2 की। तो यहाँ पर ना एक नियत बढ़ोतरी है, या कह सकते हैं एक नियत वृद्धि है ना, नियत वृद्धि है। यानी कि जो बढ़ रही है वो चीजें, वो एक कांस्टेंट टर्म के रूप में बढ़ रही है और संख्याओं का एक बढ़ता हुआ क्रम है, तो वहां पर एपी यूज करते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। जैसे ये है जो 1 3 5 7 9 11, ये क्या है? एपी में है, एपी में है ना। और अगर आपको समांतर श्रेणी में कोई पद निकालना है, आपसे पूछा जाए कि ये जो समांतर श्रेणी का ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अगर आपको पद निकालना हो, nवां पद निकालना, आपसे बोल दिया जाए इस पूरी श्रेणी का हमें 10वां पद बताओ, 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे मुझे 10वां पद बताओ, 10 में सफर कौन आएगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? डी जो है सार्वंतर होता है। सार्वंतर मतलब समझ लो कि दो संख्याओं के मध्य का अंतर सार्वंतर कहलाता है। डी क्या है? सर्वांतर। यहाँ पर इसमें सर्वांतर क्या है? 2, यानी कि दो संख्याओं का अंतर ही सर्वांतर होता है, जो कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डी एन की, अगर मुझे 10वां पद निकालना हो तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 10वां पद तो एन 10वां टर्म निकालना। तो ए नॉट क्या है? यहाँ पर पहला 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 टर्म, यानी कि पहला पद जो कि 1 है। तो 1 प्लस एन क्या है? एन क्या है? जो संख्या जितना पद निकालना है, 10वां पद, तो 10 माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई, 1 प्लस 9 इंटू 2, यानी कि 19। 10वां पद आपका 19 निकल के आएगा। विश्वास ना हो तो देखिए, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, 6वां 11 हो गया, 7वां आपका 13 हो जाएगा, 8वां आपका 15 हो जाएगा, और 9वां आपका 1 सेकेंड, 13 15 17, हाँ सही है। इसका 17 और जो 10वां पद आएगा वो 19 आएगा, जो कि हमने अभी हाल निकाला है। 10वां पद कितना निकला? 19, देख लीजिए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपना nवां टर्म निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार का अपना होता है। तो ए नॉट है प्रथम पद, जो n है वो पदों की संख्या है, और डी सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर, इन दोनों के मध्य का अंतर निकाल लो, इन दोनों के अंतर, वो सर्वांतर है ना, कोई भी दो संख्या। आपसे समांतर श्रेणियों का अगर योग पूछा जाए तो एस एन, एक दूसरा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमने चूंकि प्रथम पद को ए नॉट कहा है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा ए नॉट, है ना, प्रथम पद है ए नॉट, है ना। तो एस एन यानी कि n पदों का योग। आपसे पूछा गया है कि ये प्रथम जो 5 पद में 4 पद हैं, ये इनका योग बताओ अब हमें। तो इनका योग निकालने के ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कितने संख्याओं का पद मतलब योग निकालना है 4, तो n की वैल्यू 4, तो n मतलब n की n/2 मतलब 4/2 और 2 ए नॉट, ए की वैल्यू ए नॉट मतलब प्रथम क्या है, प्रथम पद 1 है, प्लस n क्या है 4 में से घटाएंगे 3, और d क्या है 2 संख्याओं का अंतर, चाहे ये संख्या हो चाहे ये संख्या, किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर जो कि 2 है। अब अगर देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे 2 प्लस 6, 3 दूना 6, 6 2 8 दूना 16। तो प्रथम इस श्रेणी की प्रथम 4 संख्याओं का या 4 पदों का योग कितना हो जाएगा 16। देख लो आप, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16, देखो यही आया है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो देखिए अभी तो छोटी छोटी है तो मैं यहाँ जोड़ लूंगा। आपसे पूछा जाए 40 पदों का योग तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको देखना है वो एपी है या जीपी। एपी निकालने का संख्याओं की बढ़ोतरी, और उनकी बढ़ोतरी एक नियत होगी कि हमेशा बढ़ेगा, 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, कहीं 3 बढ़ेगा कहीं 10 बढ़ेगा, तो एक फिक्स मतलब नियत रूप से बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये थी अपनी एपी। इसका देखिए जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी भी इसी के जैसी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां यहाँ पर और उसमें थोड़ा सा, वहां पर गुणा को देखते हैं, गुणा तो जो अभी समझते हैं जीपी के बारे में। जीपी क्या है, जीपी देखो, ये जीपी देखो यहाँ पे पहले आते हैं जीपी गुणोत्तर श्रेणी। देखो ये भी एक प्रकार की श्रेणी होती है। श्रेणी मतलब इसमें भी संख्याओं की एक क्रम दिया जाएगा, है ना। जीपी में भी कुछ इस प्रकार का, यह उन संख्याओं की श्रेणी होती है ना। ये उन संख्याओं की श्रेणी होती है, किन संख्याओं की, ये 4th पॉइंट है, जिसमें गुणा, जो कि यहाँ पर इसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लो 2 संख्याएं है ना, उनके मध्य एक फिक्स गुणा है ना, कि एक पूरी श्रेणी बनी हुई है। जैसे लाइक अगर एग्जांपल देखा जाए 4 8 16 32 64 128 256, है ना, इस प्रकार से 512, इस प्रकार की एक श्रेणी बनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, यह उन संख्याओं की श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद को नियत राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यह नियत राशि सर्वानुपात कहलाती है। देखो समझो, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें इसके आगे वाला पद पिछले संख्या से एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं इस संख्या से 2 का गुणा कर दूं तो अगली प्राप्त हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर दूं तो अगली प्राप्त हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा करूं तो अगली प्राप्त हो जाएगी, इसमें करूं तो अगली प्राप्त हो जाएगी। यानी कि गुणा होगा, यहाँ पर गुणा का केस होगा, है ना।
और जो ये जो 2 निकल के आएगा इसे हम कहेंगे सार्वानुपात। वहां पर क्या कहते हैं सार्वांतर, यहां पर क्या कहेंगे सार्वानुपात। सार्वानुपात, वहां पर सार्वांतर कहा था डी। वहां पर देखते थे दो संख्याओं के बीच का कितना डिफरेंस, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, अंतर कितना है। और यहां पर देखते हैं कि किसी भी, ये उन संख्याओं की श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद, जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती यानी कि अगले आने वाले टर्म में उसके पहले वाले टर्म से एक नियत राशि से, एक नियत संख्या जो कि 2 है इस पूरी श्रेणी में, गुणा करने पर आगे वाला जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, है ना। जैसे इसमें 2 का गुणा करेंगे तो अगला वाला, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो अगला वाला, इसमें 2 का तो अगला, इसमें 2 का करेंगे तो अगला टर्म प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं जीपी। यानी कि अगर सामान्यतः गुणोत्तर श्रेणी को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कैसे आओ देखते हैं। जैसे हम एपी को इस प्रकार लिखते थे, कैसे, एपी को ए प्लस एन, मतलब अगर हम सेकंड देखें तो एन की वैल्यू अगर मैं कितना रखूंगा, 1 नहीं 2 रखूंगा तो दूसरा टर्म आएगा ए डी। तीसरा टर्म क्या आएगा, तीसरा टर्म अगर मैं वहां पर ए प्लस 2d, यहां पर ए प्लस डी आएगा, फिर आएगा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही करते जो टर्म आएंगे ए प्लस एन डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इस प्रकार से हम एक एपी को व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार जीपी को व्यक्त करने का तरीका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4, इसी प्रकार ए आर की पावर एन माइनस 1, इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। ये एक पूरी श्रेणी जो है एक गुणोत्तर श्रेणी है। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू देखो कितनी है, 4, है ना। आर की वैल्यू, सार्वानुपात को आर से लिखते हैं, जिस प्रकार सार्वांतर को डी से लिखते थे, आर सार्वानुपात है यहाँ पर। तो अगर मैं दूसरी संख्या देखो, सार्वानुपात आर की वैल्यू कितनी निकल गई इस श्रेणी में 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, 4 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 का गुणा अगर मैं ए मतलब 4 में करूंगा तो 32 प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की क्या है गुणोत्तर श्रेणी सामान्य तौर पर। इसके भी कुछ फॉर्मूले देखो, एन पदों का योग ए प्लस आर ए सॉरी एन एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। देखो अगर मैं एन पदों का योग देखूं, एन पदों का योग, तो देखो मतलब इसमें आपसे पूछा जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। इस प्रकार की जो इस फॉर्मूले से हम एन पदों का ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को ही क्या कहते हैं, मतलब ये जो श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी उसके एन पदों का योग बोला जाता है। 4 पदों का योग, तो यहाँ पर 4 रख के ए 1 माइनस आर की पावर 4 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू कितनी 4, आप 4 इतने पदों का योग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दूसरा चीज कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद हो, ऐसे आपके पद पद बढ़ते ही चले, अनंत पद हो, कभी खत्म ही ना हो पद, अनंत पद हो, तो आपको एस इंफिनिटी तो एन की जगह आप इंफिनिटी रखेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0, इसकी जगह क्या हो जाएगा 0। ये देखो अलग समझते हैं इसको, एन की पावर एन ही लेकर, अगर एन क्या है इंफिनिटी, तो किसी की पावर इंफिनिटी होती है तो वो क्या निकल के आता है 0, 1 माइनस आर की पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस आर, तो एस इंफिनिटी ए, ये पूरा 0 आएगा, तो 0 1 घटाएंगे तो एक ए ही निकल के आएगा 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला हो जाता है अनंत पदों का योग।
तो a1 माइनस r अनंत पदों का योग ये हो जाता है। और इसके लिए यदि एक और पॉइंट है, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, मॉड ऑफ r क्योंकि लेस देन 1 नहीं होगा तो ये आगे वाली छोटी हो जाएगी, पीछे वाली बड़ी, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना, एक नेगेटिव अनंत पदों का योग आएगा। और अनंत पदों का योग हो ही नहीं सकता नेगेटिव, मतलब ये इसी केस के लिए है ना। इसके बाद देखो बीजगणित के कुछ उपयोगी सूत्र, 4 हो चुके हैं पॉइंट। अब देखो एक बार 5वां पॉइंट जो है बीजगणित के उपयोगी सूत्र। यानी कि जो हमारा बीजगणित है, बीजगणित में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूले को अब हम देखने वाले हैं। करीब करीब आपके इसमें 10 फॉर्मूले होंगे। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, इस पूरी चीज को, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन सारी चीजों को अभी देखते हैं। मतलब बीजगणित के कुछ उपयोगी सूत्र। बीजगणित कुछ उपयोगी सूत्र देखो, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, a प्लस बी का, या फिर इस प्रकार से भी अपन अपनी जो लैंग्वेज में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा देखो, ये तो आप जनरली आप सबको पता ही होगा, ये सारे फॉर्मूले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी प्लस सी का भी आसान है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो देखिए अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए जब a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो जब प्लस हो तो पूरे में प्लस ही आएगा, कोई भी आपको माइनस नहीं लेना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। और माइनस में कहीं पर भी प्लस नहीं लेना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, एक कोष्टक में a माइनस बी। इस प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान समझो, अगर मैं प्लस करूंगा, इसको प्लस करूं और इसको प्लस करूं, तो प्लस करने पर ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, ये सेम सेम संख्या है तो ये निकल के आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। अगर मैं इसके बाद अगला फॉर्मूला देखूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो अब माइनस का चिन्ह आया तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाने की वजह से ये पूरा इतना इतना कट के 4ab आ जाएगा। कितना 4ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab आ जाएगा।
ये हो गया। इसके बाद देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हाँ, इसमें थोड़ा अच्छे मतलब बढ़िया फॉर्मूले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो सबसे पहले चूंकि हम a माइनस बी लिख रहे हैं, a माइनस बी, तो देखो इसमें सिर्फ a माइनस बी, ए स्क्वायर, एक सेकेंड, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और उसमें क्या करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब में a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहीं पर लिख जाएगा। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये दोनों फॉर्मूले थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये वाले आपको जरूर याद रखने हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये बीजगणित के कुछ उपयोगी सूत्र है। अब योग व अंतर विधि, देखो बस बहुत छोटी चीज है ये, यहीं पर देखिए योग व अंतर विधि में क्या होता है, इसको कितना 6वां पॉइंट, योग व अंतर विधि, योग व अंतर विधि। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको दे जाएगा a अपॉन वी, है ना, a अपॉन वी इज इक्वल टू c अपॉन डी, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इस चीज का बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको कभी पता क्या करेगा, वो दे देगा I1 रूट ऑफ, ऐसा कहेगा कि I1 प्लस I2 और I1 माइनस I2 आपको दे रखा है 5/10, तो आप मुझे ये बता दो कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी होगी। अब आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसको निकालने का तरीका योग व अंतर विधि ही लगानी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सबसे इजीएस्ट तरीका है जो अपने पास, तो हार्ड क्यों लगाना। देखो देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि देखो I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 5/10 होता है, तो 5/10 ये है। तो हम जानते हैं कि जो a अपॉन मतलब a प्लस मतलब I1 प्लस I2 अगर 5/10 दे रखा है ना, I1 प्लस I2, I1 माइनस I2 5/10 दिया गया है, तो हमें I1 अपॉन I2 निकालना है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ना। इसके बाद अपने जो बीजगणित तो हो चुका है ना, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, जो साइन थीटा कॉस थीटा थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये होता है। हाँ, तो देखिए अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए, तो देखो c/d, देखो अगर तो आप सीधा 5 प्लस 10 अपॉन 5 माइनस 10, यानी कि 10 5 15 और माइनस का 5, तो 5 3 15, इसकी वैल्यू माइनस का 3 आएगा I1 अपॉन I2, है ना। कैसे आएगा, क्योंकि देखो
ये चीज इस चीज के बराबर है, यानी कि ये इसकी वैल्यू मतलब ये वाला इसके बराबर है ना। तो अगर हमें ये निकालना है ये वाला सीन, तो ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर। अगर हमें c प्लस डी की वैल्यू दी गई है इसके इक्वल, इस प्रकार से हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो त्रिकोणमिति और जो और भी बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं जैसे ग्राफ, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमने बीजगणित को देखा, अगले में त्रिकोणमिति को देखेंगे।